नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय। पुनः आप सभी के समक्ष संस्कृत जगत के एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर उपस्थित हूँ, जो आज का हमारा विषय है ल्यप प्रत्यय। इसके पूर्व वाले वीडियो में हम लोगों ने कत्वा प्रत्यय को पढ़ा था और कत्वा प्रत्यय को अवश्य देखें, क्योंकि बिना कत्वा प्रत्यय को समझे हम ल्यप प्रत्यय को नहीं समझ सकते हैं। कत्वा प्रत्यय का जो वीडियो का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उससे अवश्य देखें और उसके पश्चात ल्यप प्रत्यय को देखें, तभी क्लियर होगा। तो आइए हम आज ल्यप प्रत्यय को प्रारंभ करते हैं। ल्यप प्रत्यय को प्रारंभ करने से पूर्व आपसे यह आग्रह है कि वीडियो को अंतिम तक देखें और इसी प्रत्यय से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को अवश्य करें और साथ ही साथ उसी के बाद उत्तर भी दिए गए, उत्तर को मिलान करने के साथ कमेंट बॉक्स जरूर बताएं कितने आपके प्रश्न सही हो रहे हैं। तो आइए हमसे बिना देर किए हुए ल्यप प्रत्यय को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ल्यप प्रत्यय में आपको जो तीन शब्द है, एक है आपको आधा ल, य और प। तो इसमें ल्यप में प का भी लोप हो जाता है और जो पूर्व पद है जो ल है उसका भी लोप हो जाता है, यानी ल्यप प्रत्यय में केवल य बचता है। तो आप ये भी एक सरल ट्रिक है समझने का कि जिस भी प्रत्यय के अंतिम में य दिखे तो हमें समझ जाना चाहिए कि यह ल्यप प्रत्यय का अंश है। अब आते हैं, हम सभी थोड़ा नियम को देखते हैं। सर्वप्रथम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि उपसर्ग युक्त धातु यानी उपसर्ग प्लस धातु के साथ पूर्वकालिक क्रियाओं में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया था। जैसा कि हम लोगों ने कत्वा प्रत्यय को पढ़ा था, समझना यह है कि जब एक कर्ता जब दो क्रिया प्रारंभ करे और एक क्रिया की समाप्ति के पश्चात पुनः दूसरी क्रिया प्रारंभ हो, तो वैसे जगहों पर जिस क्रिया की समाप्ति होती है उसी में हम क्या करते हैं, ल्यप या कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अब हमें ये कन्फ्यूजन हमेशा होता है, हमें हमेशा कन्फ्यूज होते हैं कि या संशय होता है कि हम किस जगह पर ल्यप का प्रयोग करें और किस जगह पर हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करें। तो ये जानना आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद फिर आपको कत्वा और ल्यप प्रत्यय में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी पहचानने में, और वाक्य बनाने के में भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो समझना ये है कि जो पूर्वकालिक क्रिया में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है, जहां कहीं भी उपसर्ग से युक्त हो वह ल्यप प्रत्यय कहलाता है और उपसर्ग से जो विहीन हो वो क्या होगा, कत्वा प्रत्यय कहलाएगा। दोनों का मतलब एक ही होता है करके अर्थ में। जैसे पढ़ करके तो पठित्वा। अब इसमें देखेंगे पठित्वा में क्या है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, तो उपसर्ग नहीं होगा तो कत्वा प्रत्यय का अंश हो जाएगा। और जैसे हम कहें कि आगम्य, आ प्लस गम धातु, तो इसके साथ हमेशा ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होगा। आगत्वा नहीं बनता है, आगत्वा जो बनाएंगे वो शब्द गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आ जो है वो प्रीफिक्स है और उपसर्ग है, और उपसर्ग हमेशा धातुओं के अंतिम में लगते हैं। तो जहां कहीं में जिस भी धातु के अंतिम में उपसर्ग लगे वहां पर कत्वा नहीं, वहां पर हम कौन से प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, तो वहां पर हम हमेशा ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आपको एक उदाहरण दिख रहा होगा कि कुत्ता घर से घुसकर रोटी खा गया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुत्ता के लिए हम संस्कृत में कुक्रह का प्रयोग करते हैं, तो घर में जाकर या घुसकर, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि गृहे प्रविश्य। अब यहाँ पर कर के अर्थ में हम क्या कर रहे हैं, वो प्रवेश कर रहा है, तो प्रविश्य रोटिका मखादा। जैसे हम कहें कि कृष्ण घर आकर भोजन खाया, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कृष्ण गृहे आगत्य, आकर के तो आप प्रीफिक्स लग गया, तो वहां पर हम ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। वैसे दूसरा उदाहरण है, मैं गाड़ी बेचकर आता हूं, तो अहम वाहनम विक्रय आगच्छामि। अब आप देख सकते हो कि बेचकर के साथ उसका होता है विक्रय, और यहाँ पर क्या है, वि प्रीफिक्स लगा हुआ है। तो जहां कहीं भी आगे उपसर्ग लगे वहां पर ल्यप, उपसर्ग से विहीन हो तो कत्वा प्रत्यय। और समझने का एक ट्रिक ये है कि ल्यप प्रत्यय के अंतिम में यह होता है, जैसे प्रविश्य, विक्रिय, आगम्य, संपूज्य, तो सब में देख सकते हैं कि आपको यह दिखेगा, और जहां यह दिखा वहां पर ल्यप, और जिसके अंतिम में त्वा दिखा वह क्या हो जाएगा, कत्वा प्रत्यय का अंश होता है। उम्मीद करते हैं कि ल्यप प्रत्यय क्लियर हो गया होगा। अब वही चीज दिया गया कि ल्यप में ल और प का क्या होता है, अनुबंध होता है, जिसका लोप कर दिया जाता है, और शेष क्या बचता है, यह बचता है। तो ल्यप प्रत्यय में केवल यह बचता है और वही यह अंतिम में आपको देखने को मिलेगा। जैसे एक उदाहरण है, आप देख सकते उपसर्ग प्लस धातु और धातु प्लस प्रत्यय इक्वल टू क्या बनता है, कृदंत बनता है। तो ये जो ल्यप हो गया, कत्वा प्रत्यय हो गया, ये कृदंत के अंश है। जैसे
अधि प्लस ई। तो आप देख सकते हैं अधि प्लस ई, और यहाँ पर हम ल्यप प्रत्यय बनाते हैं तो ल्यप प्रत्यय में क्या बचता है, केवल यह बचता है। तो क्या हो जाएगा, अधीत्य। इसका अर्थ हो जाता है पढ़ करके। वैसे दूसरा क्या है, अव प्लस गम प्लस ल्यप। तो आप देख सकते हैं अव है, उपसर्ग है, तो यहाँ पर ल्यप लगेगा ना कि कत्वा लगेगा। यदि हम कहें अव प्लस गम प्लस कत्वा कहें, अवगत्वा कहें, तो वाक्य गलत हो जाए। क्यों, क्योंकि अ प्रीफिक्स लगा हुआ है। वैसे ही यदि हम कहें कि यदि आ प्लस गम प्लस ल्यप, तो क्या हो जाएगा, आगम में बनेगा। तो इस तरीके से अनेक आप उदाहरण देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें समझने की बस इतनी आवश्यकता है कि ल्यप प्रत्यय में केवल यह बचता है और कत्वा प्रत्यय में केवल त्वा बचता है। अब हम देख सकते हैं कुछ इसी प्रत्यय से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। जैसे आ प्लस गम प्लस ल्यप क्या होगा, अनु प्लस भू प्लस ल्यप क्या होगा, अनु प्लस क्री प्लस ल्यप, आ नी प्लस ल्यप और वी क्री प्लस ल्यप। अब यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपको आ, अनु, आ, वी क्या दिख रहा है, आपको प्रीफिक्स यानी उपसर्ग दिख रहा है। तो उपसर्ग है तो वहाँ पर ल्यप ही होगा, उपसर्ग विहीन होगा तो कत्वा प्रत्यय होगा। तो ये प्रश्न है और इन प्रश्नों को अवश्य आप बनाएं, और उसके साथ साथ कमेंट में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और इन्हीं प्रश्नों के ये आपको दिख रहा होगा, उत्तर भी दिख रहा होगा, तो खुद से आप मिलान करें। तो उम्मीद करते हैं कि ये कत्वा हम लोगों ने इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था, ल्यप पढ़ा। उम्मीद करते हैं कि कत्वा और ल्यप क्लियर हो गया होगा। तो अगर यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हरिओम नमः संस्कृताय।